बहुत पुरानी बात है। पंजाब के एक छोटे से गांव के किनारे मिट्टी के एक पुराने से घर में एक बूढ़ी माँ रहती थी। उसका नाम ज़ैनब था। गांव वाले उसे अम्मा ज़ैनब कहते थे। कभी उस घर में जिंदगी की रौनक होती थी। आंगन में बच्चों की हंसी गूंजती थी, चूल्हे पर रोटियों की खुशबू फैलती थी और शाम को घर के बाहर चारपाई पर बैठकर पूरा खानदान बातें करता था। मगर वक्त बदल गया था। अब वही घर सुनसान रहता था। दीवारों का रंग उतर चुका था, छत से मिट्टी झड़ जाती थी और आंगन में जो नीम का दरख्त था उसके नीचे सिर्फ खामोशी बैठी रहती थी। अम्मा ज़ैनब के 4 बेटे थे, राशिद, करीम, सलीम और जावेद। जब वो छोटे थे तो अम्मा उन्हें अपनी जान से ज़्यादा चाहती थी। उनके लिए हर मुश्किल बर्दाश्त कर लेती थी। उनका बाप हाजी बशीर एक मेहनती किसान था। सुबह से शाम तक खेतों में काम करता था। जिंदगी अमीर नहीं थी मगर इज्जत और सुकून था। एक दिन किस्मत ने अचानक पलटी खाई। हाजी बशीर बीमार पड़ गया। पहले तो सबने सोचा कि छोटी सी तबीयत खराब है, ठीक हो जाएगा, मगर बीमारी बढ़ती गई। गांव का हकीम भी आया, शहर से डॉक्टर भी बुलाया गया, लेकिन कुछ फायदा न हुआ। एक सर्द रात को हाजी बशीर ने अम्मा ज़ैनब का हाथ पकड़कर धीरे से कहा, ज़ैनब, बच्चों का ख्याल रखना। और फिर उसकी सांस रुक गई। उस रात अम्मा ज़ैनब की जिंदगी बदल गई। अब वो सिर्फ एक बीवी नहीं रही थी, वो 4 छोटे बच्चों की माँ भी थी और बाप भी। राशिद उस वक्त 10 साल का था, करीम 8 साल का, सलीम 5 साल का और सबसे छोटा जावेद सिर्फ 2 साल का। अम्मा ने आंसू पोंछ लिए। उसने फैसला कर लिया कि चाहे जितनी मुश्किल हो, वो अपने बच्चों को कभी महसूस नहीं होने देगी कि उनका बाप नहीं रहा। सुबह सुबह वो खेतों में मजदूरी करती, दोपहर को लोगों के घर रोटियां सेकती, शाम को अपने बच्चों को पढ़ने बिठाती। कभी कभी रात को जब सब सो जाते तो वो चुपके से रो लेती, मगर सुबह हमेशा मुस्कुरा कर उठती। साल गुजरते गए, बच्चे बड़े होते गए। राशिद होशियार था। गांव का मास्टर कहता था कि अगर इसको शहर भेजा जाए तो ये बहुत आगे जा सकता है, मगर पैसा कहाँ था। एक दिन अम्मा ज़ैनब ने अपने कान की चांदी की बालियां उतारकर बेच दी। उस पैसे से राशिद को शहर पढ़ने भेज दिया। गांव वाले हैरान हो गए। क्या ज़रूरत थी, लोग कहते, मगर अम्मा कहती, मेरा बेटा पढ़ेगा, ये मेरा ख्वाब है। राशिद शहर चला गया। फिर कुछ सालों बाद करीम भी जवान हो गया। उसने कहा कि वो दुकान खोलना चाहता है। अम्मा ने फिर अपनी बची कुची जेवर बेच दी। सलीम और जावेद भी धीरे धीरे बड़े हो गए। अम्मा ने अपनी पूरी जिंदगी उन पर लुटा दी। मगर वक्त के साथ एक अजीब चीज होने लगी। जब बच्चे छोटे थे तो अम्मा से चिपक कर सोते थे। अब वो बड़े हो गए थे और अम्मा से दूर होते जा रहे थे। राशिद शहर में नौकरी करने लगा। उसकी शादी भी शहर की लड़की से हो गई। करीम की गांव में दुकान चल पड़ी, उसकी भी शादी हो गई। सलीम शहर चला गया मजदूरी करने। जावेद भी कुछ सालों बाद अपने भाई के पास शहर चला गया। अम्मा ज़ैनब का घर धीरे धीरे खाली होने लगा। पहले राशिद गया, फिर करीम अलग घर बनाकर चला गया, फिर सलीम और जावेद भी चले गए। और एक दिन ऐसा आया कि उस बड़े से आंगन वाले घर में सिर्फ अम्मा ज़ैनब रह गई। शुरू में बेटे मिलने आते थे, फिर महीने में 1 बार, फिर साल में 1 बार और फिर बिल्कुल ही कम। एक शाम अम्मा ज़ैनब नीम के दरख्त के नीचे बैठी थी। उसकी आंखों में इंतजार था। आज ईद थी। उसने सोचा था कि शायद आज उसके 4 बेटे उसके पास आएंगे। उसने सुबह से शीर खुरमा बनाया हुआ था, मगर शाम हो गई, कोई नहीं आया। उसने ठंडी सांस ली और धीरे से कहा, शायद सब अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गए हैं। उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े, मगर उसे अभी ये नहीं पता था कि उसके बेटों ने सिर्फ मसरूफियत की वजह से नहीं, बल्कि एक और वजह से उसे अकेला छोड़ दिया था। और जब उस सच का पता चलेगा तो उसका दिल टूट जाएगा। गांव की उस शाम में हवा हल्की सी चल रही थी। नीम के पत्ते सरसर कर रहे थे। अम्मा ज़ैनब चारपाई पर बैठी दूर रास्ते की तरफ देख रही थी। आंगन में रखा छोटा सा दिया धीरे धीरे जल रहा था। शीर खुरमा का बर्तन अब तक चूल्हे के पास पड़ा था। उसकी मीठी खुशबू ठंडी हो चुकी थी। अम्मा ने धीरे से उठकर बर्तन को ढक दिया। उसने खुद से कहा, शायद कल आ जाएंगे, मगर कल भी कोई नहीं आया। दिन हफ्तों में बदलने लगे।
हफ्ते महीनों में और महीने सालों में। अम्मा ज़ैनब अब कमज़ोर हो चुकी थीं। बाल बिल्कुल सफ़ेद हो गए थे। चलना भी मुश्किल हो गया था, मगर आदत अब भी वही थी। हर शाम वो नीम के दरख्त के नीचे बैठकर रास्ते की तरफ देखती। कभी कभी कोई मुसाफिर गुजरता तो वो पल भर को उठकर देख लेती, शायद उनमें से कोई बेटा हो। मगर हर बार उम्मीद टूट जाती। एक दिन गांव की पड़ोसन सकीना उसके पास आई। अम्मा, आप फिर यहाँ बैठी हो? अम्मा मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, बस बेटी, थोड़ी हवा खा रही हूँ। सकीना को सब पता था। उसने धीरे से पूछा, कोई खबर आई बेटों की? अम्मा ने सर झुका लिया। सब ठीक होंगे, बस बिजी होंगे। सकीना ने उसकी आंखों में आंसू देख लिए। उसने बात बदल दी, अम्मा, रोटी बना लूं आपके लिए? अम्मा बोली, नहीं बेटी, मैं बना लूंगी। मगर असल में उसने उस दिन भी ठीक से कुछ नहीं खाया था। रात को जब गांव सो गया तो अम्मा चूल्हे के पास बैठकर पुरानी यादें सोचने लगी। उसे याद आया जब राशिद छोटा था और बुखार में जल रहा था। वो पूरी रात उसके पास बैठी रही थी। उसे याद आया जब करीम ने पहली बार स्कूल जाना था और डर के मारे रो रहा था। उसे याद आया जब सलीम ने शरारत में मिट्टी का घर तोड़ दिया था और फिर खुद ही रोकर उसे ठीक करने लगा था। उसे याद आया जब छोटा जावेद उसकी गोद में सो जाता था। यादें इतनी गहरी थीं कि उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने आसमान की तरफ देखकर धीरे से कहा, या अल्लाह, मैंने इन्हें इतना प्यार दिया, फिर आज मैं अकेली क्यों हूँ? मगर आसमान खामोश था। अगले दिन सुबह एक खबर गांव में फैली। करीम गांव आया हुआ था। अम्मा को पता चला तो उसका दिल खुशी से भर गया। उसने जल्दी से दुपट्टा ठीक किया और लाठी पकड़कर करीम के घर की तरफ चल पड़ी। करीम ने गांव के दूसरे कोने में नया पक्का घर बना लिया था। जब अम्मा वहां पहुंची तो दरवाजा उसकी बहू ने खोला। बहू ने अम्मा को देखकर हल्का सा चेहरा बनाया। जी अम्मा। अम्मा मुस्कुराते हुए कहा, करीम घर पे है बेटी? बहू ने अंदर जाकर आवाज लगाई, करीम, तुम्हारी अम्मा आई हैं। करीम बाहर आया। उसने अम्मा को देखा, मगर उसकी आंखों में वो पुरानी गर्माहट नहीं थी। अम्मा, आप यहाँ? अम्मा ने प्यार से उसके सर पर हाथ रखना चाहा। बेटा, सुना तुम आए हो, सोचा मिल लूं। करीम ने इधर उधर देखा जैसे जल्दी में हो। अम्मा, मैं थोड़ा बिजी हूं, दुकान का काम है। अम्मा की मुस्कुराहट धीरे से कमजोर हो गई। बस 2 मिनट बैठ जाओ बेटा। करीम ने गहरी सांस ली। ठीक है अम्मा। वो चारपाई पर बैठ गया, मगर उसके चेहरे पर बेचैनी थी। अम्मा उसे देखकर खुश हो रही थी। बेटा, राशिद कैसा है? सलीम और जावेद का क्या हाल है? करीम ने छोटे छोटे जवाब दिए। सब ठीक हैं। थोड़ी देर बाद उसने कहा, अम्मा मुझे जाना होगा। अम्मा का दिल नहीं चाह रहा था कि वो जाए, मगर उसने जबरदस्ती मुस्कुराया। ठीक है बेटा। करीम उठकर चला गया। अम्मा धीरे धीरे वापस अपने घर आई। उस दिन उसने पहली बार महसूस किया कि अब उसके और उसके बेटों के दरमियान कोई दीवार बन चुकी है, मगर अभी भी उसे असली वजह का पता नहीं था। उस रात करीम अपने घर में बैठा था। उसकी बीवी उसके पास आई। उसने धीरे से कहा, तुम्हारी अम्मा फिर आ गई थी। करीम ने ठंडी सांस ली। बहू बोली, देखो करीम, मैं सीधी बात करती हूँ। अगर अम्मा यहाँ रहने आ गई तो हमारी जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। करीम ने कुछ नहीं कहा। बहू फिर बोली, और वैसे भी उनका घर और जमीन अभी तक उनके नाम है। करीम ने उसकी तरफ देखा। मतलब? बहू धीरे से बोली, अगर वो सब कुछ हम चारों भाइयों के नाम कर दें तो फिर हर कोई अपनी जिम्मेदारी निभा सकता है। करीम खामोश हो गया। उस रात उसने अपने तीनों भाइयों को फोन किया और एक फैसला किया गया। एक ऐसा फैसला जो अम्मा ज़ैनब की जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द बनने वाला था। उस रात करीम ने अपने तीनों भाइयों को फोन किया। रशीद शहर में अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठा था जब उसका फोन बजा। सलीम मजदूरी से थककर कमरे में आया ही था और जावेद भी अपने भाई के साथ शहर में रहता था। चारों भाई फोन पर बात करने लगे। करीम ने धीरे से कहा, मुझे तुम सबसे एक जरूरी बात करनी है। रशीद ने पूछा, क्या हुआ? करीम बोला, आज अम्मा मेरे घर आई थी। कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। सलीम ने हल्की सी आवाज में कहा, फिर? करीम ने गहरी सांस ली। वो अकेली रह रही हैं और बहुत कमजोर हो चुकी हैं। जावेद बोला, तो फिर क्या करें?
करीम की बीवी की बात उसके जहन में घूम रही थी। उसने धीरे से कहा, मेरे ख्याल से हमें अम्मा से कहना चाहिए कि वो अपनी ज़मीन और घर हम चारों के नाम कर दें। फ़ोन के दूसरे साइड रशीद खामोश हो गया। सलीम ने पूछा, और फिर? करीम बोला, फिर हम बारी बारी उनका ख्याल रख लेंगे। मगर असल में उसके दिल में कुछ और था। वो चाहता था कि ज़मीन का हिस्सा मिल जाए। रशीद ने थोड़ी देर बाद कहा, ठीक है, मगर अम्मा मानेंगी? करीम बोला, मैं बात करूँगा। चारों भाइयों ने उस रात एक फैसला कर लिया, मगर उनमें से किसी ने ये नहीं सोचा कि जिस माँ ने अपनी पूरी जिंदगी उन पर लुटा दी, उसका दिल इस बात से कितना टूटेगा। अगले दिन करीम फिर अम्मा ज़ैनब के घर गया। अम्मा उस वक्त आंगन में झाड़ू लगा रही थी। कमज़ोर हाथ कांप रहे थे। करीम को देखकर उसका चेहरा खिल गया। अरे बेटा, तुम आ गए? करीम ने मुस्कुराने की कोशिश की। जी अम्मा। अम्मा ने जल्दी से चारपाई साफ की। बैठो बेटा, मैं चाय बनाती हूँ। करीम ने कहा, नहीं अम्मा, रहने दे। मगर अम्मा फिर भी चूल्हे की तरफ चल पड़ी। उसने पुरानी केतली में चाय बनाई। दोनों चारपाई पर बैठकर चाय पीने लगे। कुछ देर तक खामोशी रही। फिर करीम ने बात शुरू की। अम्मा, मैं आपसे एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। अम्मा ने प्यार से कहा, हाँ बेटा, बोलो। करीम ने धीरे से कहा, आप अब अकेली रहती हो, हमें फिक्र होती है। अम्मा की आंखों में नमी आ गई। बेटा, तुम लोग खुश रहो, मुझे बस इतना ही चाहिए। करीम ने फिर कहा, हम सोच रहे थे कि अगर आप अपनी ज़मीन और घर हम चारों भाइयों के नाम कर दो तो हम आपको अपने साथ रख लेंगे। अम्मा कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसने करीम की तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द था, मगर प्यार भी। बेटा, ये घर तुम्हारे बाप ने अपने हाथों से बनाया था। करीम ने कहा, हाँ अम्मा, मगर आखिर ये सब हमारा ही तो है। अम्मा ने धीरे से सर झुका लिया। उसने सोचा, शायद सच में अगर वो सब कुछ बेटों के नाम कर देगी तो वो उससे अपने साथ रख लेंगे। उसके दिल में एक छोटी सी उम्मीद जगी। उसने धीरे से कहा, ठीक है बेटा, अगर तुम सब खुश हो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। करीम के चेहरे पर हल्का सा सुकून आ गया। सच अम्मा? अम्मा मुस्कुराई। तुम लोग हैं तो मेरी दुनिया हो। 2 दिन बाद चारों भाई गांव आए। गांव के चौक में एक लिखने वाला आदमी था जो कागज़ बनाता था। वहीं सब इंतज़ाम हुआ। अम्मा ज़ैनब को भी वहां ले जाया गया। उसके कमज़ोर हाथ में कलम दी गई। उसने कागज़ को ध्यान से देखा भी नहीं, बस अपने बेटों पर भरोसा करके साइन कर दिया। उस पल उसने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई अपने चारों बेटों के नाम कर दी। मगर उसे ये नहीं पता था कि ये कागज़ साइन करते ही उसकी जिंदगी और भी ज़्यादा तन्हा होने वाली है। कागज़ बनने के बाद चारों भाई एक दूसरे को देखकर चुपके से मुस्कुराए। अम्मा ने प्यार से पूछा, अब मैं किसके साथ चलूं? चारों भाई एक दूसरे की तरफ देखने लगे। और फिर वो बात हुई जो अम्मा ज़ैनब के दिल को हमेशा के लिए तोड़ देने वाली थी। चौक के उस छोटे से कमरे में खामोशी छा गई थी। कागज़ पर अम्मा ज़ैनब के साइन हो चुके थे। अब वो घर और ज़मीन जो कभी हाजी बशीर की मेहनत की निशानी थी, अब चारों बेटों के नाम हो चुकी थी। अम्मा ज़ैनब ने प्यार भरी नज़रों से अपने बेटों को देखा। उसके दिल में अब भी वही पुराना भरोसा था। उसने धीरे से पूछा, बेटा, अब मैं किसके साथ चलूं? चारों भाई एक दूसरे की तरफ देखने लगे। राशिद ने गला साफ किया, अम्मा, असल में अभी मेरे घर में जगह थोड़ी कम है। करीम ने तुरंत कहा, और मेरी दुकान का काम बहुत ज़्यादा है, घर में भी मेहमान रहते हैं। सलीम ने नज़र झुकाकर कहा, मैं तो शहर में छोटे से कमरे में रहता हूँ। जावेद ने भी जल्दी से कहा, और मैं अभी खुद राशिद भाई के साथ रहता हूँ। अम्मा ज़ैनब चुप हो गई। उसने धीरे से कहा, तो फिर? राशिद ने बात संभालने की कोशिश की, अम्मा, अभी आप अपने घर में ही रह लो, हम बाद में कोई इंतज़ाम कर लेंगे। ये सुनकर अम्मा का दिल हल्का सा कांप गया, मगर फिर भी उसने मुस्कुराने की कोशिश की। ठीक है बेटा, जैसे तुम ठीक समझो। चारों भाई जल्दी जल्दी वहां से निकल गए। उनके चेहरों पर अजीब सी बेचैनी थी। अम्मा ज़ैनब धीरे धीरे अपनी लाठी के सहारे घर वापस चल पड़ी। रास्ता ज़्यादा दूर नहीं था, मगर उस दिन उसे वो रास्ता बहुत लंबा लगा। हर कदम पर उसका दिल भारी होता जा रहा था। घर पहुंचकर वो आंगन में चारपाई पर बैठ गई। नीम के पत्ते फिर हवा में हिल रहे थे, मगर आज उनकी आवाज़ भी उसे तन्हा लग रही थी। उसने धीरे से आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, शायद मैं ही गलत हूँ, बच्चे बिजी होंगे। दिन गुजरते गए। अब घर भी उसका नहीं रहा था, ज़मीन भी उसकी नहीं रही थी, मगर फिर भी वो वहीं रह रही थी। कुछ हफ्तों बाद करीम फिर घर आया, मगर इस बार उसके साथ 2 आदमी भी थे। अम्मा उस वक्त चूल्हे के पास बैठी रोटी बना रही थी। करीम ने आंगन में खड़े होकर कहा, अम्मा। अम्मा खुश होकर बोली, अरे बेटा, तुम आ गए। मगर करीम का चेहरा सख्त था। उसने धीरे से कहा, अम्मा, एक बात कहनी है। अम्मा मुस्कुराते हुए बोली,
हाँ बेटा बोलो। करीम ने नज़र चुराकर कहा, अब ये घर हम चारों के नाम हो चुका है। अम्मा ने सिर हिलाया, हाँ बेटा मुझे याद है। करीम ने फिर कहा, हम सोच रहे हैं कि ये घर बेच दें। अम्मा के हाथ से बेलन गिर गया। बेच दें? करीम ने कहा, हाँ अम्मा, पैसा चारों में बांट लेंगे। अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। बेटा ये तुम्हारे बाप का घर है। करीम ने थोड़ी सख्ती से कहा, अम्मा ज़माना बदल गया है। अम्मा की आवाज़ कांप गई। तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी? करीम कुछ पल के लिए खामोश हो गया। फिर उसने ठंडी आवाज़ में कहा, आप किसी एक भाई के पास चली जाना। अम्मा समझ गईं कि अब कोई उसे अपने साथ रखना नहीं चाहता। उसका दिल टूट चुका था। उसने धीरे से कहा, ठीक है बेटा, तुम जैसे ठीक समझो। करीम ने आदमियों को इशारा किया और वो घर देखने लगे। अम्मा चारपाई पर बैठी सब देख रही थी। उसकी आंखों के सामने वो घर था जहां उसने अपनी पूरी जिंदगी गुजारी थी। वही दीवार जहां उसने राशिद की हाइट नापकर निशान लगाए थे। वही कोना जहां सलीम बचपन में छुपकर मिठाई खाता था। वही दरवाज़ा जहां छोटा जावेद खिलौने लेकर बैठ जाता था। और आज सब कुछ खत्म हो रहा था। उस रात अम्मा ज़ैनब ने बहुत रोया, मगर उसकी सिसकियां सुनने वाला कोई नहीं था। गांव सो चुका था और उस पुराने घर के आंगन में सिर्फ एक बूढ़ी माँ का दर्द गूंज रहा था। मगर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि कुछ महीने बाद एक ऐसा वाकया होने वाला था जो चारों बेटों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। उस रात के बाद अम्मा ज़ैनब की जिंदगी बिल्कुल बदल गई। घर बेचने की बात सुनकर उसका दिल अंदर से टूट चुका था, मगर फिर भी उसने अपने बेटों के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं कहा। उसने सिर्फ इतना सोचा कि शायद मजबूरी होगी। कुछ ही दिनों में गांव में खबर फैल गई कि पुराना घर बिकने वाला है। लोग हैरान थे। सब जानते थे कि वो घर हाजी बशीर की यादों से जुड़ा हुआ है, मगर चारों भाइयों को पैसों की जल्दी थी। एक हफ्ते बाद एक शहरी आदमी गांव आया। उसने घर देखा और तुरंत खरीदने की बात कर ली। करीम और रशीद ने बिना ज़्यादा सोचे हाँ कर दी। जब ये बात अम्मा ज़ैनब को पता चली तो वो कुछ देर तक चुप बैठी रहीं। फिर उसने धीरे से पूछा, बेटा घर कब खाली करना होगा? करीम ने सीधा जवाब दिया, 3 दिन में। अम्मा ने सिर झुका लिया। 3 दिन, सिर्फ 3 दिन में उसे अपनी पूरी जिंदगी समेटनी थी। उस रात वो आंगन में बैठी देर तक पुरानी दीवारों को देखती रही। हर कोना उसे कोई याद दिला रहा था। सुबह जब सूरज निकला तो अम्मा ज़ैनब ने एक पुराना सा संदूक खोला। उस संदूक में कुछ पुराने कपड़े थे, कुछ पुरानी तस्वीरें और हाजी बशीर की टोपी। उसने टोपी को अपने हाथ में लिया और उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। बशीर, देख रहे हो ना? मगर जवाब में सिर्फ खामोशी थी। 3 दिन बाद घर बिक गया। नया मालिक आया और उसने साफ कहा, अम्मा जी मुझे घर जल्दी खाली चाहिए। अम्मा ने सिर हिलाया। उसने अपना छोटा सा पोटला उठाया और धीरे धीरे घर से बाहर निकल आई। वो पल उसकी जिंदगी का सबसे भारी पल था। उसने आखिरी बार मुड़कर घर को देखा। उसकी आंखों के सामने उसकी पूरी जिंदगी घूम गई। फिर वो चल पड़ी, मगर अब सवाल ये था, वो जाएगी कहाँ? सबसे पहले वो रशीद के घर गई, जो शहर में रहता था। सफ़र उसके लिए बहुत मुश्किल था। बस में भीड़ थी और उसके कमज़ोर हाथ बार बार कांप रहे थे। मगर माँ का दिल उम्मीद से भरा होता है। उसने सोचा, मेरा बड़ा बेटा है, ज़रूर रखेगा। शाम तक वो रशीद के घर पहुँच गई। दरवाज़ा उसकी बहू ने खोला। उसने अम्मा को देखा तो हैरान हो गई। जी? अम्मा ने थक कर कहा, बेटी रशीद घर पर है। बहू ने अंदर जाकर रशीद को बुलाया। रशीद बाहर आया। उसने अम्मा को देखा तो उसके चेहरे पर परेशानी आ गई। अम्मा, आप यहाँ? अम्मा की आवाज़ थकावट से भरी हुई थी। बेटा, घर बिक गया है, सोचा कुछ दिन तुम्हारे पास रह लूं। रशीद कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसकी बीवी पीछे खड़ी सब सुन रही थी। उसने धीरे से रशीद के कान में कहा, हमारे घर में ऑलरेडी जगह कम है। रशीद ने गहरी सांस ली। फिर उसने अम्मा से कहा, अम्मा आप समझो, यहाँ फ्लैट छोटा है। अम्मा ने बेचैन होकर पूछा, तो बेटा तो? रशीद ने कहा, आप करीम के पास चली जाओ, उसका घर बड़ा है। ये सुनकर अम्मा के दिल पर चोट लगी, मगर फिर भी उसने सिर हिलाया। ठीक है बेटा। वो वापस मुड़ गई। उसके कदम और ज़्यादा भारी हो गए थे। फिर वो करीम के घर गई। करीम ने भी कुछ बहाने बना दिए। सलीम ने कहा उसका कमरा छोटा है। जावेद ने कहा कि वो खुद किराए के घर में रहता है। और यूं शाम तक वो चारों बेटों के दरवाज़ों से लौट चुकी थी। अब रात हो चुकी थी और अम्मा ज़ैनब के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। वो शहर की एक मस्जिद के बाहर जाकर बैठ गई। ठंडी हवा चल रही थी।
उसने अपना पुराना शॉल अपने कंधों पर और कस लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने धीरे से दुआ की, या अल्लाह, मैंने अपनी पूरी जिंदगी इन बच्चों के लिए दे दी। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ़ कर देना। उस रात वो मस्जिद के बाहर ही सो गई, मगर किस्मत को अभी कुछ और मंजूर था, क्योंकि अगले दिन सुबह एक ऐसा वाक़या होने वाला था जो अम्मा ज़ैनब ही नहीं बल्कि उसके चारों बेटों की तकदीर भी बदल देगा। उस ठंडी रात के बाद जब सुबह का उजाला धीरे धीरे फैलने लगा तो मस्जिद के मुअज्जिन ने आज़ान दी। आज़ान की आवाज़ से अम्मा ज़ैनब की आंख खुल गई। वो ठंडी ज़मीन पर बैठी थी और उसका जिस्म थकावट से भर चुका था। मस्जिद के कुछ लोग नमाज के लिए आए। उन्होंने एक बूढ़ी औरत को दरवाजे के पास बैठे देखा तो हैरान हो गए। उनमें से एक बुजुर्ग आदमी जिसका नाम हाजी सुलेमान था, अम्मा के पास आया। उसने नरम आवाज़ में पूछा, अम्मा जी, आप यहाँ क्यों बैठी हो? अम्मा ज़ैनब ने धीरे से जवाब दिया, बेटा, बस थोड़ी देर के लिए आराम कर रही थी। हाजी सुलेमान समझ गया कि बात कुछ और है। उसने फिर पूछा, आपका घर कहाँ है? अम्मा कुछ पल चुप रहीं, फिर उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसने धीरे से कहा, घर था, अब नहीं है। ये सुनकर हाजी सुलेमान का दिल भर आया। उसने कहा, आइए अम्मा, अंदर चलिए, पहले चाय पीते हैं। मस्जिद के छोटे से कमरे में अम्मा को बिठाया गया। किसी ने चाय ला दी, किसी ने रोटी। अम्मा ने शुक्रिया के साथ खाना खाया। बहुत दिनों बाद उसने पेट भरकर रोटी खाई थी। हाजी सुलेमान ने फिर प्यार से पूछा, अम्मा जी, आपके बच्चे कहाँ हैं? ये सवाल सुनकर अम्मा की आंखें भर आईं। उसने धीरे धीरे पूरी कहानी सुना दी। कैसे उसने 4 बेटों को पाला, कैसे उनके लिए अपनी जिंदगी कुर्बान की, कैसे उन्होंने ज़मीन और घर अपने नाम करवा लिया, और कैसे अब कोई भी उसे अपने घर रखने को तैयार नहीं। कमरे में बैठे सब लोग खामोश हो गए। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। हाजी सुलेमान ने गहरी सांस ली और कहा, अम्मा जी, आप फिक्र ना करें, जब तक अल्लाह चाहेगा आप अकेली नहीं रहेंगी। उसने मस्जिद के पास एक छोटा सा कमरा अम्मा के लिए तैयार करवा दिया। अब अम्मा ज़ैनब वहीं रहने लगी। वो रोज़ मस्जिद के आंगन को साफ करती, कभी कभी लोगों के बच्चों को दुआ देती। गांव के लोग उसकी इज्जत करते थे, मगर एक माँ का दिल फिर भी अपने बच्चों के लिए तड़पता रहता है। हर रोज़ शाम को वो मस्जिद के दरवाजे पर बैठकर रास्ते की तरफ देखती। उसके दिल में अब भी एक छोटी सी उम्मीद थी, शायद आज मेरा कोई बेटा आ जाए। मगर दिन गुजरते गए, महीने गुजर गए, कोई नहीं आया। इधर चारों भाई अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गए थे, मगर धीरे धीरे उनकी जिंदगी में अजीब मुश्किलें शुरू होने लगी। सबसे पहले राशिद की नौकरी चली गई, कंपनी बंद हो गई और वो अचानक बेरोजगार हो गया। करीम की दुकान में नुकसान होने लगा। पहले ग्राहक कम हुए, फिर कर्ज बढ़ता गया। सलीम जो मजदूरी करता था, एक दिन काम करते वक्त गिर गया और उसका हाथ जख्मी हो गया। जावेद का भी काम बंद हो गया। चारों भाई परेशान होने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उनकी जिंदगी में इतनी मुश्किलें क्यों आ रही हैं। एक दिन राशिद बहुत परेशान था। वो शहर की मस्जिद में बैठा था जब एक बुजुर्ग आलिम वहां आए। राशिद ने अपनी परेशानी बयान की। आलिम ने कुछ देर उसकी बात सुनी, फिर धीरे से पूछा, बेटा, तुम्हारे वालिदैन जिंदा हैं? राशिद ने नज़र झुकाकर कहा, अब्बा तो गुजर गए, अम्मा जिंदा है। आलिम ने पूछा, कहाँ रहती हैं? राशिद के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी आंखों के सामने अचानक वो दिन घूम गया जब अम्मा उसके दरवाजे पर आई थीं और उसने उन्हें वापस भेज दिया था। आलिम ने गहरी आवाज़ में कहा, बेटा, माँ बाप की दुआ और उनकी बद्दुआ दोनों असर रखती हैं। ये अल्फाज राशिद के दिल पर बिजली की तरह लगे। उस रात राशिद ने अपने तीनों भाइयों को फ़ोन किया और पहली बार चारों भाइयों के दिल में पछतावा पैदा होने लगा। मगर क्या अब बहुत देर हो चुकी थी? क्या अम्मा ज़ैनब अब भी उन्हें माफ़ कर देंगी? ये सवाल उनके दिलों को बेचैन कर रहा था। और फिर एक दिन चारों भाई एक फैसला करके गांव की तरफ निकल पड़े। राशिद, करीम, सलीम और जावेद सुबह से ही तैयार हो गए। शहर के शोर शराबे से दूर वो अपने बचपन के गांव की तरफ निकल पड़े। हर एक के चेहरे पर गम और पछतावा साफ नजर आ रहा था। सफ़र के दौरान कोई बात नहीं हुई, हर कोई अपने ख्यालों में डूबा था। राशिद के जहन में अम्मा के आंसू घूम रहे थे। करीम के दिल में बस अपने फैसलों का अफसोस था। सलीम सोच रहा था कि कैसे माँ को अकेला छोड़ दिया, और जावेद बस चुपचाप गाड़ी की खिड़की से बाहर देख रहा था।
शाम तक वो गांव के किनारे पहुंच गए। नीम के बड़े दरख्त अब भी वहीं खड़े थे और आंगन का मिट्टी का रंग भी ज़्यादा बदला नहीं था, पर घर पुराना था और उसमें वही खामोशी थी जो पहले अम्मा के दिल में दर्द बन गई थी। चारों भाई धीरे धीरे चारपाई के पास गए जहां अम्मा ज़ैनब अक्सर बैठती थीं। अम्मा वहां पहले से ही बैठी थीं। उसकी आंखों में उम्मीद और थोड़ी सी थकान साफ नजर आ रही थी। राशिद ने धीरे से पूछा, अम्मा, हमें माफ़ कर दो। अम्मा ने सिर्फ उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे और लब हिल रहे थे। बेटा, करीम ने आगे आते हुए कहा, अम्मा, हमने गलत किया, हमने आपको अकेला छोड़ दिया। सलीम ने भी हाथ झुकाकर कहा, माँ, हम जानते हैं कि हमने आपका दर्द समझा नहीं। जावेद ने सबके साथ खामोश होकर सर झुका लिया। अम्मा ज़ैनब ने छोटी सी मुस्कान दी। उसकी आवाज़ धीरे धीरे कांप रही थी। मेरे बच्चों, आप वापस आ गए, बस यही काफ़ी है। चारों भाई उसके पास जाकर झुके और अम्मा के हाथ पकड़ लिए। वो हाथ जो इतने सालों तक उनके लिए हर मुश्किल बर्दाश्त करते रहे, अब उनके बच्चों के पछतावे और प्यार का तसल्ली बन गए। शाम को नीम के दरख्त के नीचे चारों भाई अम्मा के साथ बैठकर पुरानी यादों को याद करने लगे। उन्होंने वो सब बातें याद की जहां अम्मा ने उनकी खुशी के लिए अपनी खुशी छुपाई, अपनी थकान बर्दाश्त की और अपना खुद का सुकून त्याग दिया। राशिद ने फिर कहा, माँ, हम समझ गए हैं कि पैसा और काम से ज़्यादा ज़रूरी है आपका प्यार और आपका साथ। करीम बोला, हमें माफ़ कर दीजिए अम्मा, अब हम कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। अम्मा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सबके सर छूने की कोशिश की और धीरे से कहा, बस मेरे बच्चों, बस मेरे बच्चों। रात के अंधेरे में आंगन में सिर्फ प्यार और दर्द दोनों का मिलन था। अम्मा ज़ैनब अब अपने बच्चों के साथ फिर से खुश थी। चारों भाई समझ गए कि असली दौलत सिर्फ पैसा नहीं, माँ का प्यार और इज्जत है। अगली सुबह चारों भाई ने मिलकर अम्मा ज़ैनब के लिए घर और छोटा सा बागीचा बनाया जहां वो आराम से रह सके और उनका ख्याल रखने के लिए पूरी फैमिली एक साथ हो। अम्मा ज़ैनब के चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई। नीम के दरख्त के नीचे चारपाई पर उसने सोचा कि दर्द जितना भी था अब उसका अंत आ गया। उसके बच्चों ने वापस आकर उसके दिल की खाली जगह को भर दिया और इस तरह पुरानी यादों, दर्द और मोहब्बत की कहानी ख़त्म हुई। अम्मा ज़ैनब की आंखों में आंसू तो अब भी थे, मगर ये आंसू सिर्फ खुशी के थे।